बड़ी खबर गिरिडीह से है। बेगाबाद प्रखंड चौक के पास एक 12 चक्का ट्रक के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक से गिर रहे डीजल की वजह से पीछे खड़ी एक पिकअप गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से पिकअप गाड़ी को समय रहते वहां से हटा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। ट्रक ड्राइवर की ओर से कहा जा रहा है ट्रक देवघर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक डीजल टंकी के में ब्लास्ट होने से आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कैसे धू धू कर जल रहा है ट्रक। आपको बता दें, हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से पिकअप गाड़ी को समय रहते वहां से हटा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान तो टल गया। आपको बता दें, ट्रक देवघर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक डीजल टंकी में ब्लास्ट होने से आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। आपको बता दें, ये बेगाबाद प्रखंड चौक के पास एक 12 चक्का ट्रक के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया था। अरे पिकअप लाग लो, पिकअप अगला चक्का भगानी। और देखिए, झारखंड में विधायक ऑडियो वायरल और धमकी का विवाद गहराता जा रहा है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पुलिस एसोसिएशन की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए विधायक जयराम महतो ने गैंगस्टर प्रिंस खान का जिक्र किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। झारखंड के सियासत में चर्चा इन दोनों जोरों है। जयराम महतो का ऑडियो वायरल, पुलिस एसोसिएशन और जयराम महतो के बीच वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। सीधे इस वक्त हम बात करेंगे विधायक जयराम महतो से। जयराम जी, जिस प्रकार से पुलिस एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा कि जयराम महतो माफी मांगे, जी नहीं, अपने उनके माफी को, अल्टीमेटम को जेब में रखें। उनके अल्टीमेटम गिदर भभकी से वे लोग डरेंगे जिनको विधायकी से प्रेम है। हम उस भूमि से आए हैं जिस भूमि ने क्रांति को जन्म दिया है, जिस भूमि की गोद में क्रांति पली बढ़ी है, इसलिए अपना गिदर भभकी अपनी जेब में रखें। लेकिन कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि विधायक को और पुलिस को भी अब शब्द और संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी गरिमा में रहकर किसी से वार्तालाप करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि गाली गलौज कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परिस्थितियां तय करती हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी तो भाई इस प्रकार का रूप आएगा। क्योंकि समाज की एक यह भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने अन्याय को सामना करते हैं, गलत होते हुए देखते हैं, तो वो आके विधायक के सामने आते हैं। विधायक एक प्लेटफॉर्म में उनकी बातों को अपने पुलिस पर आरोप लगाया कि बालू, कोयला, पत्थर की चोरी में क्या है, आरोप क्या है, मैं तो प्रमाणित कर दूंगा। हम तो बोले, हमने धनबाद में खड़ा होकर कहा कि 30 पत्रकार साथी ड्राइविंग सीख लें, ट्रैक्टर ड्राइविंग सीख लें, हम उनकी गाड़ी में खलासी बनकर बैठेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो इनको मालूम है कि जयराम महतो जिस पृष्ठभूमि से आता है, पृष्ठभूमि से उनका कोई समर्थन में IAS IPS है नहीं। वही तो बोले, दम है तो प्रिंस खान जब धमका दिया था, इन लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। चू नहीं रहेगा, और आगे भी धमका के इन लोग चू नहीं रहेगा, उसके बाद इन लोग को भी पर्सनल ले लेगा। एक अंतिम सवाल है, चूंकि आप विधायक हैं तो सदन के अंदर इस मामला को उठाएंगे, चूंकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है इस बात को। और हम क्या, आप किसी भी आप हाल फिलहाल में देखिए, मधु कोड़ा ने आपत्ति जताया कि ब्यूरोक्रेट क्या व्यवहार कर रही है, बाबूलाल मरांडी ने आपत्ति जताया कि क्या उनके साथ व्यवहार हो रहा है, अर्जुन मुंडा ने आपत्ति जताई कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, जेपी पटेल ने आपत्ति जताई कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, मनीष जायसवाल हजारीबाग सांसद ने आपत्ति जताई उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो ये किसी से छुपा है कि आज विधायिका से ऊपर हो गई है यहाँ कार्यपालिका, जबकि ये परिपाटी नहीं है। विधायिका नियंत्रित करती है कार्यपालिका को। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग मुख्यमंत्री से या सीएमओ से सीधा संचालित होते हैं और उसका खामियाजा गरिमा खोने के रूप में भुगतना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो। इन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, इस मामले को सदन के अंदर उठाएंगे।
चूंकि यहां पर कार्यपालिका और विधायिका का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। हाई कोर्ट से डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। थानों में सीसीटीवी मामले पर सुनवाई हुई और राज्य सरकार के रवैये से हाई कोर्ट नाराज दिखा। आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। महाधिवक्ता के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट बताया गया है और झारखंड के डीजीपी को अवमानना का नोटिस भेजा गया। 30 सितंबर तक जवाब दाखिल का निर्देश दिया गया है। सीएस को शपथ पत्र दाखिल का निर्देश दिया गया है। 30 अगस्त को फाइल किया था, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि लगाने का सीसीटीवी कैमरा में लगाने का, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बताया कि आप लोगों ने इस हमारा जुडिशियल ऑर्डर का कंप्लायंस अभी तक नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते माननीय डीजीपी मैडम को इस केस में स्यू मोटो उनको ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का नोटिस जारी करते हुए उनको अगले तारीख को सशरीर उपस्थित रहने का कोर्ट में निर्देश दिया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट से दर्शाता है कि इसमें जो डॉक्टर थे जिसको मेडिकली फिट घोषित कर दिया गया था रिमांड से पहले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो उनके ऊपर एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। इंक्वायरी कमेटी में उन्हें क्लीन चिट कर दिया गया था। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। आप परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एपीपी परीक्षा याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। फिलहाल रोक नहीं लगने से अभ्यर्थियों को तत्काल राहत नहीं मिली है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में जांच के दौरान कोलकाता की कंपनी बेवेल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारियों से सीआईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। झारखंड में कंपनी का कामकाज मिथिलेश सिंह देखा करता था और लेकिन अब तक मिथिलेश सिंह सीडीआई की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में जांच के दायरे में कंपनी की भूमिका के साथ साथ मिथिलेश सिंह की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले की जांच में सीआईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं और यही वजह है कि अब सीआईडी की जांच की दबिश जो है वो कोलकाता तक पहुंचने में जुटी है। खासतौर से जो जानकारी है उसके अनुसार बेवेल कंपनी से जुड़े पदाधिकारियों से जल्द सीआईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। जो जानकारी है उसके अनुसार इस कंपनी का काम जो है वो झारखंड में मिथिलेश सिंह देखा करता था। मिथिलेश सिंह वही शख्स है जिसे अभय तिवारी का गुरु बताया जाता है और अभय तिवारी ने इसी से तमाम पैतरे जो है वो परीक्षा को कैसे प्रभावित करना है सीखे हैं। खासतौर से अभय तिवारी से हुई पूछताछ में इस कंपनी का नाम सामने आया है और मिथिलेश सिंह से जुड़े होने के तार जो हैं वो सीआईडी को मिले हैं, जिस वजह से अब सीआईडी जो है वो कोलकाता में भी दबिश दे सकती है और जल्द ही वहां के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं बेवेल कंपनी के, उनसे पूछताछ कर सकती है। जो जानकारी है अब तक सीआईडी ने इस मामले में 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है और इस मामले में कई जानकारियां जो हैं वो सीआईडी की तरफ से जुटाई गई हैं। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी जो प्रश्न पत्र या फिर कहे रिजल्ट में हुई अनियमितता मामले को लेकर सीआईडी के द्वारा पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते के साथ साथ 22 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अभी भी और गिरफ्तारियां जो हैं वो देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि अब जो नए तार मिले हैं सीआईडी को, उसमें क्या कुछ खुलासे आने वाले दिनों में हो पाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और देखिए, जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने जांच की प्रक्रिया और अब तक सामने आए सबूतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन सीआईडी जांच में अब तक ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य सामने नहीं आ पाया है जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। सत्ता पक्ष ने बीजेपी के आरोपों का बचाव करते हुए जांच पर भरोसा जताया है। प्रकरण जेसिका लाल मर्डर केस की याद दिलाता है और उस पिक्चर की जो इसके आधार पर बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका, यानी जेसिका मरी थी लेकिन गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन ठोस सबूत नहीं जुटा पाई एजेंसी, जिसके कारण वो कोर्ट से छूट गई। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के कारण मामला फिर से खुला। यहाँ भी वही हो रहा है साहब, जेपीएससी में घोटाला हुआ, घपला हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ठोस सबूत नहीं जुटा पा रहे ये लोग। मुझे नहीं लगता अदालत में ये मामला टिकने वाला है अगर सीआईडी के हाथ में इन्वेस्टिगेशन रहा। सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। देखिए, जिस रफ्तार से और जिस गंभीरता से सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो निर्देश है राज्य सरकार का, हेमंत सोरेन जी की सरकार का, कि कोई कोताही नहीं बरतना है, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे सभी को बेनकाब करना है, उन्हें हिरासत में लेना है और एक तय समय सीमा के भीतर इस अनुसंधान को पूरा करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सीआईडी की जांच करवा रहे हैं और ये सरकार की ही पारदर्शिता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है और जहां भी सीआईडी को थोड़ी सी भी क्लू मिल रही है, सीआईडी वहां जाकर के रेड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और देखिए, नेपाल में त्रासदी का असर अब राजधानी रांची तक पहुंच गया है। रांची के कोकर इलाके के रहने वाले राम प्रसाद घोष नेपाल में लापता हैं और उनके परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। राम प्रसाद नेपाल के अपर त्रिशूली में एड्रीसड हाइड्रो पावर कंपनी में एडीएम के पद पर कार्यरत है। अब परिवार बस उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। इस मुश्किल घड़ी में भाई सदमे में है और परिवार का हर सदस्य राम प्रसाद की सलामती की दुआ कर रहा है। नेपाल में कुदरत का कहर देखने को मिला तो उसका दंश राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से बात करें तो राम प्रसाद घोष, जो कि अपर त्रिशूली में एक कंपनी में कार्यरत थे, उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो पूरा परिवार जो है वो सदमे में है और अपने, कहा जाए तो परिजन को खोजने के लिए हर तरह की कवायद में जुटे हैं। आप लोग किस तरह से पता चला, क्या कुछ अब तक? हम लोग कल न्यूज़ में देखे, न्यूज़ में देखने के बाद जब नेपाल का न्यूज़ आया, जो त्रासदी देखे, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू किए तो उनका कॉल नॉट रीचेबल, कॉल नहीं लग रहा। प्लस नेपाल का उनको कोई लोकल नंबर भी दिया गया था, उन पे भी कॉल कर रहे हैं, उस पर भी तो स्विच ऑफ फ़ोन। उसके बाद हम लोग सारा दिन परेशान रहे, शाम तक कहीं कुछ नहीं, और अभी तक हम लोग परेशान ही हैं। और क्या कहते हैं, एम्बेसी में किया गया मैसेज, जो टोल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी हम लोग कॉल किए, रिंग हुआ लेकिन कोई उठाए नहीं। तो पता चला कि 4 बजे बंद हो जाता है। तो आज मॉर्निंग में भी किया जा रहा है अभी तक, लेकिन कोई हम लोग को ना मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है और नहीं से कोई सूचना मिल रही है कि वो कैसे हैं, क्या है। और जैसे कि सुनने में आया है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम जा रही है, बचाया जा रहा है लोगों को। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, जो हमें पता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि अपर त्रिशूली में बेसरा मार्केट है और शांति मार्केट, वहाँ पे बस उसी के आसपास का वो एरिया है उनका, जो हाइड्रो पावर की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, वो लोग भी वहीं पे थे, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे था और वो लोग भी वहीं पे थे। हम तो सिर्फ हम एक ही बात बोलेंगे, क्या जो घर के लोग हैं वो लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो देखना होगा कि कब तक जो परिवार के लोगों को उनके सुखद समाचार की जानकारी मिलती है और कितना जो एम्बेसी है वो भी लोगों को कितना सपोर्ट कर पाती है। रांची से न्यूज़ रीड के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, एसआईआर के बाद अब झारखंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नए सिरे से होने वाले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि परिसीमन के तहत 28 सीटों को 40 से 42 किया जाए, ना कि घटाया जाए।
वहीं बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, आदिवासियों को लेकर पहले यूसीसी मामले पर भ्रमित किया गया, अब वही परिसीमन को लेकर भ्रमित किया जा रहा है। उनकी कोई सीटें घटने वाली नहीं है। तो हम इस राज्य में आदिवासी और दलित की सीटों में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिसीमन होना यह एक अलग बात है, लेकिन अगर परिसीमन के जरिए आदिवासी और दलित के सीटों में कमी की गई तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सड़क पे उतर करके पुरजोर इसका जवाब देने का काम करेगी। सबसे सजग, सबल और जागरूक आदिवासी यहाँ रहते हैं और उनके हक में हकमारी की जाएगी तब तो बहुत अनुचित हो जाएगा और आंदोलन की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार अगर हठधर्मिता पर अड़ी रहेगी, हम किसी कीमत पर, मैं पार्टी लाइन में बात कर रहा हूं, किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही इस बारे में बिल्कुल संवेदनशील हैं कि आदिवासियों का हक और अधिकार उनको किस तरह से दिया जाए। इसलिए परिसीमन को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई चिंता करनी चाहिए। चिंता तो इनको ये करना चाहिए कि इनका जो वोट बैंक खिसक रहा है, जिसके कारण ये आज इस तरह की बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं। और देखिए, हजारीबाग के बरही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नीलगाय अचानक गांव के गहरे कुएं में जा गिरी। धमले गांव में नीलगाय के कुएं में गिरने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुआं काफी गहरा होने की वजह से जेसीबी की मदद ली गई और काफी सावधानी के साथ नीलगाय को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने नीलगाय की जांच की और उसे सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया। घंटों की मशक्कत के बाद नीलगाय की जान बचने पर ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। इस पूरे रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और वन विभाग की टीम की कोशिशों की सराहना की। रुकिए, थोड़ा पीछे कीजिए। और बढ़ते हैं आगे। देवघर के पालू जोरी थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सारठ विधायक उदय शंकर सिंह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बच्ची को ये किया और उस बच्ची के चेहरे में मुस्कान नहीं है। अभी तक वो दहशत में है। उसकी जो हालात है वो दहशत वाली हालात है। क्या गुजरी होगी उस पर, क्या गुजरे होंगे उसके पेरेंट्स पर, उसके माँ बाप पर, उसके परिवार पर, समाज पर, गांव वालों पर। उस व्यक्ति को जितनी भी सजा मिले कम है। बड़ी खबर गढ़वा से है। बरडीहा में बुखार उतारने के नाम पर 17 साल के किशोर को लगाया गया इंजेक्शन उसकी जान पर भारी पड़ गया। इंजेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ी और अनुज कुमार पाल की मौत हो गई। मौत का अब आरोप सीधे प्रज्ञा ड्रग्स स्टोर के संचालक के बेटे पर है। मामला सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुकान को सील कर दिया। जांच में बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाएं भी बरामद हुई। अधिकारियों के मुताबिक दुकान बिना वैध ड्रग्स लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि बिना लाइसेंस दवा और इलाज का कारोबार कैसे चल रहा था? एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक कैसे पहुंच रही थीं? और अगर इंजेक्शन चिकित्सालय जांच के बिना लगाया गया तो जिम्मेदार कौन है? आखिर गढ़वा में ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी? आपत्तिजनक चीजें पाई गई। पहला कि बिना लाइसेंस के यहाँ पे क्लिनिक चल रहा था, गोला छाप क्लिनिक। यहाँ पे स्टेथोस्कोप और बहुत सारी चीजें मिली है, पानी चढ़ाने वाला बेड है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्लिनिक का संचालन हो रहा है और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा है इनके पास ड्रग्स बेचने का भी, यानी दवा बेचने का भी लाइसेंस नहीं है, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ दवा पे बेच रहे हैं।
देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। रांची के जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया है कि मरीज को स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी का इलाज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन मरीज को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को तरल पदार्थ लेने की जरूरत है और बाहर के खाने से परहेज करने की भी जरूरत है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की राजधानी रांची, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2000 से अधिक मरीजों की संख्या हो चुकी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर रोहित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मरीजों को क्या सलाह लेने की जरूरत है, मरीज कैसे स्वस्थ रह सके। सर, सबसे पहले तो ये स्वाइन फ्लू क्या है और कैसे इससे लोग बच सकेंगे? स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसका स्ट्रेन H1N1 है, इसके द्वारा फैलता है। इसमें संक्रमित मरीज के खांसने या छींकने से इसके ड्रॉपलेट्स जो मुंह से निकलते हैं वो हवा में तैरते हुए एक स्वस्थ मनुष्य के सांस में के द्वारा फेफड़े में चली जाती है। मतलब ये मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को ही इन्वॉल्व करता है। जब इससे इन्फेक्शन होता है तो जनरली 2 से 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है। इसमें कुछ लक्षण आते हैं, वायरल के लक्षण, जिसमें कि मरीज को बुखार आना, जाड़ा लगना, सर में दर्द, बदन में दर्द, गले में खराश, खांसी, थकावट, कमजोरी, भूख नहीं लगना, ऐसे कुछ लक्षण इसमें होते हैं। ये वायरल डिजीज है, इसलिए ये 7 दिनों के अंदर में ये स्वतः ठीक हो जाता है। इस थोड़ी बहुत दवा की जरूरत पड़ती है। कभी कभी 1 सप्ताह के बाद थकान या कमजोरी 1-2 सप्ताह और बनी रहती है। अगर फीवर और कमजोरी ज्यादा हो तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। क्या लोगों को डरने की जरूरत है या फिर से परहेज करने की जरूरत है? अभी देखिए, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। एक वायरल फीवर है, इससे आप परहेज करें और जिसको होता है वो दूसरे को बचाएं और अपने भी लोगों को बराबर हाथ को अच्छे से धोना चाहिए कोई सतह छूने से। और जो संक्रमित मरीज है उन्हें भी हाथ धोना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ मुंह में उनके लगने से कहीं चीज छूने से फिर हो सकता है। बचाव के लिए एक फ्लू के टीके होते हैं, वो सीजनल कहते हैं उसको। फ्लू शॉट साल में 1 बार लेने से इससे बचाव होता है। उसको सीजनल फ्लू से बचने के लिए साल में 1 टीके लेना चाहिए। खासकर वैसे लोगों को जिसकी इम्यूनिटी कम हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, इस तरह के लोगों को साल में 1 बार फ्लू का टीका ले लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर रोहित हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित भी होते हैं तो आपका इलाज आसानी से हो सकेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बोकारो में साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सेक्टर 4 थाना क्षेत्र का है। मां की बीमारी का बहाना बनाकर साइबर ठग ने दुकानदार से मदद मांगी। आरोपी ने पहले दुकानदार के खाते में 5000 रुपए ट्रांसफर किए और बदले में उतनी ही रकम कैश ले ली। इसके कुछ देर बाद दुकानदार का बैंक खाता ब्लॉक हो गया। बाद में पुरुलिया पुलिस ने फोन कर बताया कि खाते में अवैध रकम आई है, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जानकारी नहीं था कि उसका पैसा गेमिंग का था ऑनलाइन में, तो उन्होंने डाला तो मेरा अकाउंट को पुरुलिया साइबर सेल के तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। क्या बोला? वहाँ पता चला कि वो अवैध पैसा था, आपके अकाउंट में अवैध पैसा डाला गया है। और देखिए, जमशेदपुर में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को दहशत में डाल दिया। लेकिन ये बारिश या नदी का पानी नहीं है। भूयाडीह ग्वाला बस्ती में जुस्को प्रबंध की पीने के पानी की मेन पाइपलाइन फट गई और देखते ही देखते लाखों लीटर पानी बस्ती में घुस गया। रोड नंबर 4 में 50 से ज्यादा घर और मंदिर घुटने पर पानी में डूब गए। और बता दें कि हालात ऐसे बन गए कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में छतों पर जाना पड़ा। पानी के तेज बहाव से घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया और लोगों को लाखों रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है।
शिवलिंग के पास में भी पहुंच गया पानी ने। शिवलिंग वीडियो बना रखा है फेमस करेगा।